हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 003 जो कि पर्सनैलिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट है फॉर MAPC फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, उसका हम ब्लॉक 1 का यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे की इश्यूज इन पर्सनैलिटी। इसमें हम जीन्स का क्या रोल होता है, एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर पर्सन सिचुएशन कंट्रोवर्सी के बारे में पढ़ेंगे। फिर इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच टू सिचुएशन वर्सेस पर्सन डिबेट। देन नोमोथेटिक अप्रोच होती है, एक होती है ईडियोग्राफिक, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्रॉस कल्चर इशू की कैसे जो है कल्चर का इम्पैक्ट पड़ता है हमारी पर्सनैलिटी पे। एंड देन पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड 5 फैक्टर मॉडल जो कि हमने अर्लियर भी किया है वीडियोज़ में फर्स्ट इसी सेम ब्लॉक में। एंड इशूज़ रिलेटेड टू थियोरेटिकल मॉडल्स। इसमें क्या है कि इंट्रोडक्शन में इन्होंने ये बताया कि जैसे कई सारे इश्यूज होते हैं, जैसे मैंने बताया कि बायोलॉजिकल है, एनवायरमेंटल है, या ट्विन स्टडीज़ हैं, या सेम जो ट्विन्स होते हैं उनके अंदर सेम पेरेंट्स होते हैं, तो किसका रोल ज़्यादा होता है। मेनली इसमें क्या है कि नेचर का रोल ज़्यादा होता है या नर्चर का, एनवायरमेंट का फैक्टर होता है, या बायोलॉजिकल होता है। इसके ऊपर कुछ इश्यूज़ तो ऐसे होते हैं डेट हैव इधर रिमेन अनरिजॉल्व और आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन। कुछ तो ऐसे जो कि रिजॉल्व हो गए हैं, कुछ अभी स्टिल जो है अंडर प्रोसेस है, या कुछ ऐसे जो रिजॉल्व हो ही नहीं सकते, जो हमेशा अनरिजॉल्व ही रह गए हैं, उनके बारे में इन्होंने इंट्रोडक्शन के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे हम बात करते हैं जीन्स एंड पर्सनालिटी की। नेचर वर्सेस नर्चर इस क्या है, इज प्रोबेबली द ओल्डेस्ट इशू इन साइकोलॉजी। नेचर जैसे मैंने बताया कि बायोलॉजिकल जो कि जीन्स से हमें मिलता है, नर्चर क्या होता है जो हम एक्वायर करते हैं अपने एनवायरनमेंट से। एंड दिस इज एन एज ओल्ड डिस्प्यूट अमंग बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, फिलोसफर्स, थियोलॉजियंस एंड थ्योरिस्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। इन्होंने वही कहा कि नेचर एंड नर्चर, जो नेचर का और नर्चर का जो दोनों का आपस में डिबेट है, इज अ टर्म कॉइन्ड बाय द इंग्लिश विक्टोरियन पॉलीमैथ फ्रांसिस गैल्टन। गैल्टन का नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है कि जो है जिन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम किए कि नेचर के ऊपर का ज़्यादा इम्पैक्ट आता है या नर्चर का ज़्यादा आता है। Next, nature versus nurture debate. The nature versus nurture debate basically relates to the relative importance of the individual inherited traits versus the personal experiences that lead to individual differences in physical and behavioral trait. तो उसमें इनहेरिट जो हमारे अंदर ट्रेड्स होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, बायोलॉजिकल जो होते हैं, उनके ऊपर उन्होंने कहा है कि उनका ज़्यादा रोल होता है, या वर्सेस पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो कि हमारे को खुद के एक्सपीरियंस होते हैं, उनका रोल ज़्यादा होता है हमारी पर्सनैलिटी में। तो उन्होंने कहा कि सम साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और इवन एनिमल इंस्टिंक्ट आर द पुश फैक्टर बिहाइंड पीपल्स बिहेवियर। अदर बिलीव दैट द वे वन बिहेव्स इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द मैनर इन विच द पर्सन हैज़ बीन टॉट टू बिहेव। ये हमारा क्या हो गया, नर्चर। और उसमें के जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन वो क्या होती है, हमारा नेचर। तो इन्होंने वो कहता है फॉर्मर इज नोन एज द नेचर थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, वेयर द लेटर यानी जो बाद वाली है वो क्या है, नर्चर थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सर फ्रांसिस गैल्टन वाज फैसिनेटेड बाय द idea of genetic pre-programming and tried to uncover the predestined ways of human beings. However, many of his experiments proved ill-convinced. कुछ तो ऐसे इनका नाम काफ़ी जुड़ा हुआ है इसके साथ जो है सर फ्रांसिस गैल्टन का। तो उनके जो उन्होंने बताया कि उन्होंने ह्यूमन बींग्स के ऊपर जो है काफ़ी काम किया है, और क्योंकि वो जेनेटिक फैक्टर्स के ऊपर भी की है, और उन्होंने बहुत कोशिश की है इसको डिस्कवर करने की कि कैसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है। However, many of his experiments proved ill conceived, but yet his contribution has been vital to the study. अब कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही जिनको लोगों ने कहा है कि बहुत ही कोई उसमें है ही नहीं, और लेकिन फिर भी जो उनका जो है जिन्होंने लोगों ने भले ही इसके बारे में कुछ कहा हो, फिर भी जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी वाइटल है इसमें पर्सनैलिटी इश्यूज़ में। तो उन्होंने कहा कि इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट एट टाइम ऑफ बर्थ द चाइल्ड हैज़ नो स्पेसिफिक ट्रेट एक्सेप्ट दैट इट्स फंक्शन थ्रू। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर क्या होता है, वो हमने जैसे पढ़ा था कि रिफ्लेक्सिस में, आप अगर देखेंगे MPC 002 में हमने सारे इसी के बारे में पढ़ा है। रिफ्लेक्सिस से बच्चा बहुत छोटा बच्चा होता है जो कि इन्फेंट तक, जो कि न्यूनेटल जो इन्फेंट होता है 0 से 2 ईयर का टाइम होता है बच्चा, क्योंकि वो बोल नहीं पाता, तो अपने इशारों से अपने जो हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उन्हीं से ही जो है रिफ्लेक्सिस से अपनी बात वो कहता है। एंड एज द चाइल्ड ग्रोज डे बाई डे एंड इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इट लर्न्स मैनी थिंग्स इन रिगार्ड टू एनवायरनमेंट। जो बड़ा होता है बच्चा तो जो है सोशलाइजेशन से अपने एनवायरनमेंट से उस चीज़ को सबको बोलता है, सीखता है। एंड इट इज सेड दैट अ चाइल्ड दस एट बर्थ इज इन ए ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड और टेबुलर रासा। टेबुलर रासा क्या होता है, जो हम बचपन में देखते थे ना, वाइट कलर जो स्लेट होती है ब्लैंक, हम उसके ऊपर चौक से स्लेटी से हम कुछ भी लिखेंगे तो वो इमीडिएटली वही शेप आ जाती है। तो बच्चों का जब ब्रेन, उन्होंने कहा है कि वो छोटा बच्चा जो होता है वो क्या होता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता, ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड होती है। और टेबुलर रासा यानी
जैसे मैंने आपको बताया कि स्लेट की तरह जब ब्लैंक होता है, एंड वट एवर वन वांट्स टू पुट इनटू इट, जो भी हम उस पर लिखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, द सेम वुड बी एब्जॉर्ब, वैसा ही उसमें आ जाएगा, एंड द चाइल्ड बिहेवियर अकॉर्डिंगली विल चेंज, उसी तरह से उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप से उन्होंने कहा कि दिस व्यू विच होल्ड दैट नर्चर इज ऑल और ऑलमोस्ट ऑल द बिहेवियल ट्रेट्स इन द इंडिविजुअल चाइल्ड, दस द एनवायरमेंट, इन्होंने एनवायरमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, क्योंकि बच्चा जो छोटा होता तो रिफ्लेक्सिस से अपनी बातों को कहता है, लेकिन जो जो वो सोसाइटी में आता है, बड़ा होता है, एनवायरनमेंट से सीखता है, तो उसका जो ब्रेन जो है जो बिल्कुल ब्लैंक होता है, लाइक टैबुला रासा, तो उसमें हम जैसे जैसे वो अटेन करता है, एक्वायर करता है एनवायरनमेंट से, वैसा वैसा उसके अंदर फीड होता जाता है। दस द एनवायरनमेंट या नर्चर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। नाउ अब उन्होंने कहा कि हाउएवर द फास्ट ग्रोइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन जीनोम हैज कम अप विद द इंफॉर्मेशन दैट बोथ द साइड्स आर राइट ऑन देयर। अब वो कहते हैं कि दोनों ही चीज़ें हैं, नेचर भी हो सकती है, नर्चर भी है। वेयर एज द नेचर प्रोवाइड्स अस द इनहेरेंट एबिलिटीज एंड ट्रेड्स, नेचर क्या वो क्या कह रहे हैं, नेचर से हमारे को क्या मिलते हैं, जो इनहेरेंट हमारी जो क्वालिटीज़ होती है, जैसे हमारी अपने, अगर हम देखें अपने जीन से हमारे को क्या मिलता है, हमारी आइज़ का जो है, आँखों का कलर जो होता है हमारा, या जो भी हमारे आइज़ है, फेस का जो कट है, हाइट है, हमारी बॉडी बिल्ड है, ये सब क्या होते हैं, हमारी हेरिडिटी से तो होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनका भी रोल है और उनका भी रोल है, जो कि नेचर तो हमें क्या करता है, इनहेरेंट एबिलिटीज़ और ट्रेड्स देता है, और नर्चर क्या करता है, रीशेप्स दिस जेनेटिक टेंडेंसीज एंड मोल्ड्स देम विद प्रोग्रेसिव लर्निंग एंड मैच्योरिटी। देन कम टू नेचर। अब अगेन इन्होंने वही कहा है, शुरू में हमने थोड़ा उनको ब्रीफ में कर दिया, अब इन्होंने और डिटेल में कहा है कि नेचर की जो थ्योरी है वो क्या है। इट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड बाई साइंटिस्ट दैट ट्रेड्स सच एज आई कलर हो गया, जो मैंने आपको बताया हेयर का कलर है, आर डिसाइडेड बाई स्पेसिफिक जीन्स एंड डेट आर एम्बेडेड एंड एनकोडेड इन ईच ह्यूमन सेल। सबके अंदर ये बायोलॉजिकल जिसके जैसा होता है पेरेंट्स का, वैसे उसके अंदर बच्चों के अंदर गुण आते हैं। तो द थिंग हैव बीन टेकन अप ए स्टेप फर्दर बाय द नेचर थ्योरी दैट फॉर्मुलेट्स इन मोर रिसेंट टाइम्स। इट हैज़ ऑल्सो बीन शोन दैट मोर एब्स्ट्रैक्ट ट्रेट्स सच एज इंटेलिजेंस हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, एग्रेशन हो गया, सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है, ये सब क्या होते हैं, हमारे डीएनए में होते हैं, इसके इसी में होते हैं हमारे, मतलब कहने का मतलब है कि हमारे ये सब जो ट्रेड्स जो उन्होंने बताए, इंटेलिजेंस जो है, पर्सनैलिटी है, ये सब हमारे ट्रेड्स में होते हैं, हमारे अंदर होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं। अनदर डिबेटेड इशू क्या होता है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेचर थ्योरी द अकरेंस ऑफ गे जीन दैट पॉइंट्स टू जेनेटिक कंपोनेंट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन। उन्होंने कहा जो गे जो होते हैं, जो सेम सेक्स जैसे होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं, तो उन्होंने उसके लिए कहा है कि ये भी जो होता है वो हमारे उसी से रिलेटेड होता है, हमारा जेनेटिक कंपोनेंट ही होता है, तभी हम जो होते हैं वो जो मेल जो होते हैं वो गे होते हैं, फीमेल जो होती हैं लेस्बियन होती हैं। एंड इफ देयर इज नो रोल ऑफ जेनेटिक्स देन, अगर जेनेटिक का कोई रोल ही नहीं है, देन फ्रेटर्नल ट्विंस ब्रॉट अप अंडर द सेम एनवायरनमेंट, जो डिफरेंट जो ट्विंस होते हैं, जो एक जैसे नहीं होते, वो क्या कहते हैं, वो भी एक जैसे हो जाते हैं अंडर द सेम एनवायरनमेंट। अगर सेम उसमें रखा जाए एनवायरनमेंट में, वो भी एक जैसे हो जाएंगे। इवन द डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन द जेनेटिक, भले उसका जेनेटिक मेकअप अलग है, तब भी क्योंकि जब एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आएंगे तो वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, फ्रेटर्नल जिसमें क्या होते हैं, जो ट्विंस जो होते हैं आइडेंटिकल जो होकर सेम सेक्स के हो जाएंगे, जैसे मेल मेल फीमेल फीमेल। फ्रेटर्नल में जैसे बॉय गर्ल, लेकिन होंगे तो एक ही पेरेंट के ना हो, तो उन्हें कहीं जो एक जैसे बच्चे जो होते हैं वो भी जब एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं, भले ही उनका जो जेनेटिक मेकअप जो है वो सेम है। अब है नर्चर, जैसे हमने बताया कि नर्चर में हमने क्या कहा है कि जो एनवायरनमेंट का, हम ऊपर हमने क्या किया नेचर का। अब कहता है प्रोपोनेंट्स ऑफ नर्चर थ्योरी आर ऑफ द व्यू दैट जेनेटिक टेंडेंसीज अल्टीमेटली डू नॉट मैटर। ये क्या कहते हैं कि जेनेटिक का कोई रोल ही नहीं होता। दे बिलीव दैट आवर बिहेवियर एस्पेक्ट्स ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम द एनवायरमेंटल फोर्सेज। वो क्या कहते हैं, हम जो अपब्रिंग होती है हमारी, उसमें जो एनवायरमेंटल फोर्सेज होते हैं, एनवायरमेंट से ही हमारे जो है बिहेवियरल एस्पेक्ट होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी है वो डेवलपमेंट होती है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जॉन वाटसन, उन्होंने क्या कहा, ए स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंटल, इन्होंने इनका काफ़ी नाम है वाटसन का, रिगार्डिंग एनवायरमेंटल लर्निंग या नर्चर के फील्ड में, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट डिसऑर्डर लाइक फोबिया कुड ऑल्सो भी एक्सप्लेन बाय द क्लासिकल कंडीशन। उन्होंने कहा कि जो क्लासिकल कंडीशन कहते हैं, जब हम उसको बार बार किसी को एक सेम स्टिमुलस के साथ हम उसको एक्सपोज करते हैं तो उसके अंदर डर पैदा होता है। जैसे कई लोग बहुत हाइट पर जाने से डरते हैं, कोई अंधेरे में जाने से डरते हैं, जैसे वो चीज़ एक्सपोज होती है तो उनको डर लगता है। तो उन्होंने कहा कि उसके ऊपर इन्होंने जो है काफ़ी अपने उसमें बताया है कि कैसे इन डिसऑर्डर्स के बारे में और कैसे वो क्लासिकल कंडीशनर के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया उसके थ्रू। एंड टुडे नोन एज द फादर ऑफ बिहेवियर साइंस, स्किनर का भी नाम बहुत ज़्यादा, आप इसके बारे में सारा पढ़ेंगे कि स्किनर के एक्सपेरिमेंट है, इसी मॉड्यूल में
पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में, स्किनर के भी पढ़ेंगे, पावला के भी पढ़ेंगे, काफ़ी सारे सब इसी में मॉड्यूल में आएगा। तो इन्होंने कहा कि जो नेचर वाले जो है उन्होंने नेचर को प्रेफरेंस दिए, नर्चर वालों ने एनवायरनमेंट को किया कि जो बेबी जो होते हैं अगर उनको जैसे एक वो एक्सपेरिमेंट था कि अगर जिसमें क्या था कि रैट होता है, जैसे एक उसके बेबी को रैट में उनका फोबिया उनको पैदा किया था बच्चे के अंदर कि जैसे ही उसको हटा दिया तो वो उसका डर एकदम ख़त्म हो गया। तो आप इसको पढ़ेंगे आगे डिटेल में, तो अब इसको यहीं पे शॉर्ट में करते हैं। नेक्स्ट है ट्विन स्टडीज़। ट्विन स्टडी में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि जो ट्विन्स हैं इसके अंदर ये बात कर रहे हैं कि कैसे उस पर एनवायरनमेंट जो दो बच्चे एक जैसे होते हैं, चाहे वो आइडेंटिकल हो चाहे वो फ्रेटर्नल हो, अगर उनके अंदर नेचर का रोल ज़्यादा है कि नर्चर का। तो उन्होंने कहा कि ट्विन स्टडीज आर एन इंपॉर्टेंट टूल इन रिजॉल्विंग द नेचर वर्सेज नर्चर आर्ग्यूमेंट। आइडेंटिकल ट्विन्स और मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर सिबलिंग्स हु हैव एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स ऑफ देयर जीनोटाइप्स, क्योंकि सेम है, एंड दे बेस्ट इंडिकेट दैट वेदर बायोलॉजिकल डिस्पोजिशन अफेक्ट ट्रेट्स। एंड वो कह रहे हैं कि अब इससे मालूम होता है जो दोनों सेम है तो उनका बायोलॉजिकल तो सेम ही हो गया ना, तो उनमें जो है हेरिडिटी का पॉइंट कह लो या उनका बायोलॉजिकल तो सेम हो गया। अब फ्रेटर्नल ट्विन्स में क्या होता है, डिसजाइगोटिक ट्विन्स दैट शेयर एक्चुअली हाफ द नंबर ऑफ जीन्स विद, क्योंकि जैसे मैंने बताया फ्रेटर्नल में क्या होता है बॉय और गर्ल, आइडेंटिकल जैसे दो सेम सेक्स के, तो इनके तो क्योंकि एग्जैक्टली हाफ नंबर ऑफ जीन्स, क्योंकि बॉय है तो और दूसरा गर्ल है तो दोनों बच्चे जो भाई बहन होंगे उनका तो डिफरेंट हो जाएगा, हाफ ऑफ जीन्स आएंगे। एंड देयर आर वेरी गुड बेसिस फॉर कंपेरिजन ऑफ आइडेंटिकल twins. Twin studies usually rely on samples of identical and fraternal twins. Some of the importance उन्होंने स्टडी के बारे में कहा है, जैसे स्टडी वाज कंडक्टेड टू डिटरमिन क्या कि हेरिटेबिलिटी ऑफ एटीट्यूड्स अमंग ट्विन्स एज वेल एज द जेनेटिक, दोनों के बारे में बताया कि इस पर किसका इंपैक्ट होता है, सच एज इंटेलिजेंस जैसे हमारे जो है जेनेटिक फैक्टर होता है, दैट कैन प्ले रोल इन अफेक्टिंग द एटीट्यूड्स अमंग पेयर्स ऑफ द ट्विन। द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी शोड पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन द एटीट्यूड्स ऑफ द पार्टिसिपेंट विद द जेनेटिक फैक्टर। तो इन्होंने क्या कहा कि इसका रोल जो जेनेटिक का है वो काफ़ी है, लेकिन उसके बाद हमें आगे ये भी करेंगे, आप इसमें देखेंगे इसमें आगे एक वो भी आएगा कि इसमें इन्होंने एक और स्टडी भी करी है कि इट वॉज ऑल्सो फाउंडेड नॉन शेयर्ड एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस बिटवीन पेयर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉज ऑफ एटीट्यूड वेरियंसेस द ओवर शेडो। इन्होंने टाइम टू टाइम अलग अलग स्टडी कर रखी हैं, उनके बारे में बता रखा है कि कैसे जो है अगर आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं जो बायोलॉजिकल सेम होते हैं पर क्योंकि वो एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो पर्सनैलिटी उनकी क्या होती है वो डिफरेंट हो जाती है। अपीयरेंस में वो सेम हो सकते हैं, इसके अंदर जो इन्होंने स्टडीज़ कर रखी हैं उन्होंने ये देखा है कि जो अपीयरेंस में दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन जो है वास्तव में क्या होता है कि उनकी जो हमारे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं। ए स्वीडिश स्टडी वाज कंडक्टेड टू मेजर पर्सनैलिटी टेस्ट ऑफ एक्स्ट्रावर्जन एंड न्यूरोटिज्म among the twin pair, impulsivity trait and family environment and socioeconomic traits. The findings showed that the genotypes and the environment interaction is important, कि जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट था लेकिन एनवायरनमेंट दोनों का आपस में इंटरेक्शन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट इन द किसमें उन्होंने कहा इन ट्विन स्टडीज एज इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू द वे पीपल विद सेम जीनोटाइप्स माइट रिस्पॉन्ड टू सिमिलर एनवायरनमेंट। इन्होंने भी यही कहा है कि दोनों मिलकर ही जब चाहे एनवायरनमेंट है चाहे वो जीन्स है दोनों का ही जब इंटरेक्शन होता है तभी जो है उन्होंने देखा कि ट्विन स्टडीज़ में भी यही प्रूव हुआ है कि भले जो अपीयरेंस में दोनों सेम है बच्चे, लेकिन व्हेन दे कम इनटू द कॉन्टैक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट तो क्या होती है उनकी पर्सनैलिटी जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है। जैसे इन्होंने यहाँ पे भी लिखा है कि आवर पर्टिकुलर जीनोटाइप एनवायरनमेंट लेबल टाइप 1 इंडिकेट्स दैट द एनवायरनमेंट प्लेज ए मोर सिग्निफिकेंट रोल विद द जीनोटाइप फॉर लो स्कोर्स ऑन ए स्पेसिफिक पर्सनैलिटी ट्रेट। फिर उन्होंने क्या कहा इट मीन्स द इंडिविजुअल विद लो जीनोटाइप फॉर एक्स्ट्रावर्जन वुड हैव स्कोर लो ऑन एक्स्ट्रावर्जन एंड टाइप 2 जीनो। इसमें इन्होंने क्या कि एनवायरमेंटल इंटरेक्शन ऑन द अदर हैंड इज एक्जैक्टली द ऑपोजिट टाइप 1। यानी क्या कि दोनों के अंदर इन्होंने ये बताया कि टाइप 1 में ऊपर भी इन्होंने एनवायरमेंट का मेन रोल बताया और टाइप 2 में भी इन्होंने क्या है कि जिसके अंदर जो है एनवायरमेंट का और जीन्स का दोनों का आपस के अंदर जो है जब आपस में इंटरेक्शन होता है उससे हमारा जो है बिहेवियर हमारा जो है पर्सनैलिटी होती है वो बनती है। देन इन्फेंट शाइनेस। इन्फेंट शाइनेस का मतलब क्या है, इनमें ये भी वही चीज़ है कि इसमें इन्होंने ये देखा है कि नेचर का है नर्चर का है। अगर जैसे जो स्टडीज़ हुई है वो ये क्या कहती हैं कि अगर पेरेंट्स अगर शाई नेचर के हैं तो बच्चे भी क्या होंगे वो शाई नेचर के ही होंगे। इवन जो एडॉप्टेड चिल्ड्रन, ये तो हो गया हमारा नेचर के केस में कि जिसमें हमारा बायोलॉजिकल में क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स अगर हमारे शाई नेचर के हैं तो बच्चे भी वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उसको देखें ऑपोजिट साइड पे जिसमें नर्चर, उसमें क्या करें कि एडॉप्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं वो क्योंकि उनका हेरिडिटी जो होता है फैक्टर वो तो अननोन है,
फिर भी क्या होता है, दे गेट जो है एनवायरमेंटल से वो शाइनेस लेते हैं, क्योंकि वो जो है एनवायरनमेंट से वो ले रहे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको तो पता ही नहीं है वो कौन है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं उनके एनवायरनमेंट का, उनका आइडेंटिटी का पता नहीं होता, बट इफ़ दे गेट शाइनेस फ्रॉम एनवायरनमेंट दे उसी टाइप से वो हो जाते हैं। इसको पढ़ लेते हैं। एन एडॉप्शन स्टडी वॉज कंडक्टेड टू अनकवर द रीजन बिहाइंड वाई सम इन्फेंट्स आर ओपन एंड रेस्पॉन्सिव टू अटेंशन, सम टेक ए बिट longer to open up while some factor others are withdrawn. It is difficult to tell whether babies are shy because of the environment in which they are brought up, as their mothers are shy, or because they inherit the shyness traits from their mother. उन्होंने यही कहा कि अगर मदर शाई है, शाइनेस मदर से लेते हैं, या ये तो हो गया हेरिडिटी के फेस उसमें, लेकिन वेदर बेबीज आर शाई बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, या जो बच्चे जो है एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में आते हैं, जो ऐसा एनवायरनमेंट है, जो ऐसे हमारे आसपास का माहौल है जो शाइनेस वाला है, या उसके आते हैं, तो एडॉप्टिव पेरेंट्स वर गिवन क्वेश्चनयर्स दैट आस्क देम टू रेट देयर इन्फेंट्स ऑन द मेजर ऑफ शाइनेस। अब जो एडॉप्टिव, जो उनके बच्चे अपने नहीं थे, जिन्होंने अडॉप्ट किया, अब उन्होंने उनके ऊपर उनको एक क्वेश्चन देके देखा, तो द रिजल्ट रिवील दैट इन नॉन एडॉप्टिव फैमिली, उसमें जो रिजल्ट है इसमें क्या देखा, द पेरेंट्स विद हाई शाइनेस रेट्स ऑल्सो हैड शाई इन्फेंट। अगर फिर उसमें क्या देखा, जो बच्चे अपने नहीं हैं उनके, एडॉप्टेड है, इवन अगर शाई पेरेंट्स हैं तब भी जो बच्चे जो हैं वो शाई नेचर के, यानी उनको एनवायरनमेंट से मिला ये क्योंकि उन्होंने जब पेरेंट्स से कांटेक्ट में आए, क्योंकि बायोलॉजिकल तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तब उन्होंने देखा जब उनके कांटेक्ट में आए तब बच्चे भी वैसे ही शाई नेचर के हो गए। इसका मतलब क्या, वन सिग्निफिकेंट कंक्लूजन रिवील दैट दोज बायोलॉजिकल मदर हु रेटेड हाई ऑन शाइनेस हैड देयर एडॉप्टेड बेबीज एज ऑल्सो शाई। जिन्होंने जो रेस्पॉन्सेज में क्या देखा कि जिन मदर्स ने जो शाइनेस को हाई रेटेड किया था, वो बच्चे कौन से थे जो कि जिनको उन्होंने अडॉप्ट किया था। अब है एंटी सोशल, इसमें भी वही चीज़ है कि वो देख रहे हैं कि जब पेरेंट्स एंटी सोशल होते हैं उसका इम्पेक्ट आता है, या इसमें जब बायोलॉजिकल में आता है, जब पेरेंट्स ऐसे हैं या बच्चे सीखते हैं तब वो जो है एंटी सोशल बिहेवियर शो करते हैं। अटेम्प्ट्स हैव बीन आल्सो बीन मेड टू वेदर द चिल्ड्रन हु आर एट रिस्क फॉर एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सिम्टम इन एन एडॉप्टिव फैमिली और गेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिसऑर्डर इन सच एनवायरनमेंट। जिसमें क्या होता है, बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से, जब अगर माँ बाप जो है क्रिमिनल है तो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के इन्वॉल्व हैं, तो क्या बच्चे जो है वो भी वैसे हो जाएंगे, या माँ बाप ठीक हैं और जब बच्चे सोसाइटी के कांटेक्ट में आते हैं तब एंटी सोशल बिहेवियर करते हैं। तो रिजल्ट्स हैव रिवील्ड दैट एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज मोर प्रेवलेंट इन एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैविंग बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स। यानी इसमें क्या कहा कि जो बायोलॉजिकल का मतलब क्या है, पेरेंट्स हैं तब बच्चे भी ऐसे हैं। रिजल्ट फर्दर रिवील दैट बोथ आर द बायोलॉजिकल पेरेंट्स एंड एडॉप्टिव पेरेंट्स कम फ्रॉम द क्रिमिनल बैकग्राउंड। अगर बायोलॉजिकल पेरेंट जो खुद के हैं और जो एडॉप्टिव है वो दोनों ही क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, दिस हाई इंसिडेंस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ क्रिमिनल टेंडेंसीज इन द ऑस्प्रिंग। इसमें भी वही कहना चाहते हैं कि दोनों का इक्वल रोल है, दोनों का इंटरेक्शन है। अगर बायोलॉजिकल और पेरेंट्स अगर एंटी सोशल है तो बच्चे भी हो जाएंगे, अगर वो बायोलॉजिकल नहीं है, एडॉप्टिव चिल्ड्रन है, इवन देन जो है जब बच्चे एंटी सोशल एटमोसफेयर के उसमें आएंगे या पेरेंट्स उनके वो हैं एंटी सोशल बिहेवियर करते हैं, उनका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो भले ही उनके अपने बच्चे ना हो, इवन जब उनके कॉन्टैक्ट में आएंगे तो उनका भी, बच्चों का भी एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाएगा। देन है फैमिली स्टडीज़ लास्ट है। इसमें क्या है, अभी इसके ऊपर स्टडीज़ चल रही हैं कि भाई जो है, जैसे फ्रांसिस गैल्टन का नाम है ना, तो उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर जो है कुछ तो इश्यूज ऐसे हैं जो रिजॉल्व हो गए हैं और कुछ अभी चल रहे हैं और कुछ ऐसे जो हो ही नहीं सकते। तो फैमिली स्टडीज़ हमें क्या कह रही हैं, जब कि however it is not valid as twin and adoption study but still family studies play an important role in resolving the heredity versus। अब फैमिली स्टडीज भी यही कह रही कि हेरिडिटी का है या एनवायरमेंटल का जो डिबेट है चल रहा है, एंड दे आर मेनली यूज टू आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ डेवलपिंग मेंटल डिसऑर्डर बाय रिलेटिव्स एंड अदर फैमिली डिसऑर्डर। इन्होंने मेन काम किसके ऊपर किया है, जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उनके ऊपर। जो फैमिली स्टडीज किसके ऊपर की गई, मेंटल डिसऑर्डर के ऊपर, एंड सच स्टडीज आर मेनली यूज्ड टू डिटरमिन द रिस्क ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर टू ऑस्प्रिंग विद इन फैमिली। इन्होंने क्या कहा है कि जो रिस्क जो है वो मेंटल डिसऑर्डर, अगर पेरेंट्स अगर मेंटली डिस्टर्ब्ड है तो क्या होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, क्या बच्चों पे इम्पैक्ट आएगा। एंड दिस टाइप ऑफ स्टडीज आर परफॉर्म्ड यूजिंग मोलिकुलर जेनेटिक स्टडीज वेयर द डीएनए फ्रॉम द पार्टिसिपेंट ब्लड सैंपल इज टेकन एंड द ऑब्जर्व बिहेवियर इज प्रोजेक्टेड। इसमें क्या कर रहे हैं कि ये कहते हैं इन स्टडीज के अंदर जो कि जिसमें जेनेटिक्स को हम देख रहे हैं उसमें हम क्या होते हैं, जो
हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं स्टडी में, उनका हम डीएनए लेते हैं। डीएनए लेके फिर हम टेस्ट करते हैं कि उसको लेकर, और फिर डीएनए के बेस देखते हैं, और जो उनका बिहेवियर ऑब्जर्व, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके बेस के ऊपर हम फाइंडिंग निकालते हैं कि जो है इसके अंदर नेचर का रोल है, कि जो अगर जो बच्चे भी जो मेंटली रिटार्डेड होंगे या हैं तो उसके ऊपर किसका रोल है। जो पेरेंट्स हैं मेंटल, जिसका मेंटल डिसऑर्डर है, तो पेरेंट्स का है या बच्चे फिर से उनके जो एनवायरनमेंट में है, या जो लोगों के को देख के वो सीख रहे हैं, ऑब्जर्व बिहेवियर है, उसको देख के मालूम होगा। तो ये हमारे जो थे सारे इश्यूज थे पर्सनैलिटी के, नेचर वर्सेस नर्चर के ऊपर ही थे, कि जिन्होंने कि जीन्स और पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहा, कि डिबेट किस किस चीज़ पे जब हमने किया अभी भी, तो वो उन सब के ऊपर टाइम टू टाइम लोगों ने बताया कि नेचर वर्सेस नर्चर का डिबेट कैसे चलता है। जो उसके बाद जो है ट्विन स्टडीज़ भी हो गई हमारी, या इन्फेंट शाइनेस पे भी हमने देखा है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी किया, फैमिली स्टडीज़ भी। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड पार्ट में यहाँ से स्टार्ट करेंगे द पर्सन सिचुएशन कंट्रोवर्सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई